नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान में हम बात करते हैं खेती किसानी की और साथ ही आपको तमाम नई नई जानकारियां देते हैं ताकि हमारे किसानों के लिए खेती किसानी लाभकारी साबित हो सके और उनकी आय में वृद्धि भी हो सके। आज के कार्यक्रम में खेती किसानी में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कपास की खेती के बारे में, उसके बाद हमारा पशुधन में जानकारी देंगे मधुमक्खी पालन के बारे में और अंत में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक कामयाब किसान से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गाँव किसान की। आज खेती किसानी में हम आपको बताएंगे कपास की खेती के बारे में। जी हाँ, कपास की अगर हम बात करें तो व्यावसायिक दृष्टि से इसका काफ़ी महत्व है और इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। लेकिन कई तरह की बातें जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि कपास की अच्छी पैदावार हमारे किसानों को प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। कपास नकदी फसल है जो हमारे देश में सफेद सोना कहा जाता है। भारत में कपास की सबसे ज्यादा खेती गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में की जाती है। हमारे देश में देसी और बीटी दोनों ही कपास की खेती की जाती है। हालांकि बेहतर मुनाफे के लिए किसान आजकल बीटी कपास ज्यादा लगा रहे हैं। बीटी कपास में भी कई प्रजातियां लोकप्रिय हैं जो स्थान विशेष के हिसाब से रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं। इसकी खेती के बारे में विस्तार से बात करें तो इसकी बुआई पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था होने पर मई माह में की जाती है। यदि सिंचाई का अभाव है तो किसान मानसूनी बारिश शुरू होने पर ही कपास की बुआई करें। बुआई से पहले मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा कर लेना चाहिए। बुआई के लिए उन्नत जातियों का 2.5 से 3 किलोग्राम बीज, जबकि संकर व बीटी जातियों का 1 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से ठीक रहता है। बुआई करते समय कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी का खास ख्याल रखना चाहिए। वहीं कपास की सघन खेती में कतार से कतार 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। फसल के सही विकास और बेहतर उत्पादन के लिए खाद व उर्वरक की सही मात्रा सही समय पर देनी चाहिए। उन्नत किस्मों में 80 से 120 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर, 40 से 60 किलो फास्फोरस, 20 से 30 किलो पोटाश, करीब 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। जबकि संकर किस्मों की बात करें तो 150 किलो नत्रजन, 75 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश, 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। इसके अलावा सड़ी हुई गोबर की खाद 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अंकुरण के 15 से 20 दिन के अंदर डोरा चलाकर खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञ की सलाह से खरपतवार नाशी का छिड़काव भी किया जा सकता है। फसल में सिंचाई की बात करें तो शाखाएं निकलने की अवस्था व 45 से 50 दिन पर, फूल व फल बनने के दौरान 75 से 85 दिन पर, इसके बाद 95 से 105 दिन की फसल होने पर और 115 से 125 दिन की फसल होने पर सिंचाई करनी चाहिए। यदि किसान टपक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो करीब 70% पानी की बचत की जा सकती है। साथ ही खरपतवारों और कीटों पर नियंत्रण भी आसान हो जाता है। कपास की फसल में चुनाई का काम बहुत विशेष होता है। देसी व उन्नत जातियों की चुनाई खासकर नवंबर से जनवरी फरवरी तक, संकर जातियों की अक्टूबर नवंबर से दिसंबर जनवरी तक, बीटी किस्मों की चुनाई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। कपास की चुनाई करते समय किसान इस बात का ध्यान रखें कि चुनाई ओस सूखने के बाद ही करें। गीले घेटों की चुनाई ना करें। चुनाई करते समय कपास के साथ सूखी पत्तियां, डंठल ना आए। चुनाई के बाद कपास को धूप में सुखा लेना चाहिए। कपास को सुखाकर ही भंडारित करें क्योंकि नमी होने पर कपास पीला पड़ जाएगा व फफूंद भी लग सकती है। लेकिन कुछ जरूरी सावधानियां अपनाकर कपास का बेहतर उत्पादन कर मुनाफा कमाया जा सकता है। तो ये थी कपास पर हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ है गांव किसान में छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान छोटा सा ब्रेक। किन फसलों में हुआ चढ़ाव, किन के उतरे मंडी भाव, कहां पे गेहूं सरसों चमकी, किस मंडी में अरहर लुढ़की। हल्दी धनिया तेज बिके हैं या फिर भाव रुके रुके हैं। आगे किसका भाव बढ़ेगा, किन फसलों का दाम घटेगा।
ये सब जानने के लिए देखिए मंडी खबर एक्सपर्ट्स के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। देखिए मंडी खबर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अगर संगीत से है आपको प्यार, तो खत्म होने वाला है आपका इंतजार। सुरों की अनगिनत रंगों को लेकर दूरदर्शन नेशनल पर जल्द आ रहा है रॉक फ्यूजन, एक ऐसा म्यूजिकल बैंड शो जिसमें पूरे देश से म्यूजिकल बैंड्स हिस्सा ले सकते हैं और दिखा सकते हैं अपने मौलिक संगीत का जादू। अगर है आप में संगीत के प्रति जोश और जुनून, तो भाग लेने के लिए जल्द भेजें अपने म्यूजिक बैंड डिटेल्स और परफॉर्मेंस क्लिप्स हमारी ईमेल आईडी ddrockfusion@gmail.com पर। रॉक फ्यूजन, सुरों का काफिला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए अब नजर डालते हैं हमारा पशुधन पर। हमारा पशुधन में आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। जी हाँ, सरकार भी मधुमक्खी पालन को काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है और आज के समय में युवाओं के बीच में भी काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। खास बात यह है कि मधुमक्खी पालन से न सिर्फ किसानों की आय में वृद्धि होती है, बल्कि साथ ही साथ उनकी फसलों में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो कैसे करें मधुमक्खी पालन और कौन कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रखना जरूरी है, आइए डालते हैं नजर। हमारे देश में मधुमक्खी पालन के कई फायदे हैं। इससे जहां परागण में सहायता मिलती है, वहीं अतिरिक्त आय भी होती है। हाल के कुछ वर्षों में मधुमक्खी पालन में खासी दिलचस्पी बढ़ी है, जिससे भूमिहीन किसानों के सामने रोजगार के कई अवसर पैदा हुए हैं। मुनाफे की ओर ले जाने वाले इस व्यवसाय में मधुमक्खी पालकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लाभ के साथ साथ मधुमक्खी का भी ख्याल रखें, जिससे उनकी घटती संख्या में कमी लाई जा सके। मौजूदा समय में तापमान में हो रही बढ़ोतरी के साथ कुछ खास प्रबंधन करने होते हैं, जिससे मधुमक्खियों को अनुकूल वातावरण मिल सके। तो इस समय कौन से हैं वो खास बिंदु, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की राय। गर्मियों का मौसम है, मधुमक्खी पालक के लिए ज़रूरी है कि कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखें ताकि मधुमक्खी पालक अच्छे से मधुमक्खियों का देखभाल कर सके, तो अच्छे से उनको लाभ मिल सके। तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी का समय है, इस समय जो तापमान है वो 40 के ऊपर है, तो इसलिए ज़रूरी है कि मधुमक्खी पालक जो मधुमक्खियाँ हैं उनको ऐसे स्थान पर रखें जहाँ फूल यानी कि फ्लोरा हो। इसके लिए इस समय जो है शीशम, जहाँ शीशम हो, नीम हो, जामुन हो, यूकेलिप्टिस हो, या इसके अलावा मल्टी फ्लोरा हो, तो वहाँ मधुमक्खी को अपने उस स्थान पर रखना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि गर्मी का समय है, तो पीने के पानी, स्वच्छ पीने का पानी मधुमक्खी के लिए ज़रूर होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे स्थान पर मधुमक्खी को रखें जहाँ छाया हो, क्योंकि इस समय लू और गर्मी ज़्यादा है, तो उससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि उनको ऐसे स्थान पर रखें जहाँ ऊपर पेड़ पौधे उसके आसपास हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि कहीं कहीं अब इस समय फ्लोरा की कमी है, तो उनको भोजन के रूप में आर्टिफिशियल भोजन दें। इसके लिए एक भाग पानी और एक भाग चीनी दोनों का घोल बना कर एक चाशनी तैयार कर लें। उस चाशनी को ठंडा होने के उपरांत फीडर की सहायता से किसान भाई यानी कि मधुमक्खी पालक मधुमक्खियों में इस भोजन को दें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि गर्मी का मौसम थोड़ा और भी बढ़ सकता है, टेम्परेचर और भी बढ़ सकता है, तो जो टाट के बोरे होते हैं उन टाट के बोरे को जो बॉक्स है मधुमक्खी के उसके ऊपर डाल देना चाहिए। साथ ही साथ 2 या 3 बार उनको गीला करना चाहिए दिन में, ताकि जो बॉक्स का तापमान है वो सामान्य बने रहे और मधुमक्खी को ज़्यादा दिक्कत ना हो। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है, ये भी ध्यान रखें कि इस समय मधुमक्खी पालक को मधुमक्खी का विभाजन नहीं करना चाहिए। अगर कमज़ोर मधुमक्खी है, बॉक्स कमज़ोर है, परिवार बॉक्स कम है, तो ऐसे समय पर उनको विभाजन नहीं करना चाहिए। गर्मी के मौसम में पर्याप्त फूल नहीं होते, जिससे मधुमक्खियों को भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में मधुमक्खी पालकों को चाहिए कि उनके कृत्रिम भोजन की व्यवस्था करें। इसके लिए क्या करें, जानते हैं विशेषज्ञ से।
तो स्थान का चुनाव करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखना है मधुमक्खी पालक को। ये तो बात हो गई मधुमक्खियों के भोजन की। अब बात कर लेते हैं उनकी सुरक्षा की। इस समय अन्य कीटों से उन्हें कैसे सुरक्षा दी जाए, आइए जानते हैं। मधुमक्खी पालक ये देख ले कि ऐसे स्थान का चुनाव इस समय करे कि जहाँ फूल यानी कि फ्लोरा हो और वैसे स्थान पर मधुमक्खियों का स्थानांतरण कर दे। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि पहले से वहाँ स्थान आपका होना चाहिए कि पानी वहाँ है, अच्छा पीने के लिए स्वच्छ पानी है, आसपास जो है कोई हाईवे रूट तो नहीं है, साथ ही साथ कोई किसी तरह की पेस्टिसाइड, क्योंकि आजकल जो फसलें हैं अधिकतर किसान भाई पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो ये भी देख लें कि अधिकता वहाँ ज़्यादातर किसान कीटनाशियों का अधिक प्रयोग ना करते हों, और करते भी हो तो ये भी शोध कर ले कि किस कीटनाशी या फंजीसाइड का किसान भाई इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब मक्खी होती है तो वो फूल के पास जाएगी, उससे फूल से रस चूसेगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो केमिकल होता है उसका इफेक्ट मधुमक्खी के में आएगा और धीरे धीरे उससे उसकी जो है मोर्टेलिटी होने की भी संभावना बनी रहती है। इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर किसान और मधुमक्खी पालक उनकी सुरक्षा भी कर सकते हैं और उनकी संख्या में इजाफा भी। तो ये थी मधुमक्खी पालन पर हमारी रिपोर्ट। बढ़ते आगे और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। एचएस और बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम, फास्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य ना किया हो तो इस माह कर लें। तो ये था हमारा आज का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बात करते हैं कामयाब किसान की। कामयाब किसान में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम के अभिषेक नेगी से। जी हां, अभिषेक नेगी ने किस तरीके से पोषक अंडे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है, ये आपको बताते हैं। आप सभी जानते हैं कि अंडे हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन क्या अंडे वाकई में पोषण युक्त है या नहीं, ये सुनिश्चित करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसकी जिम्मेदारी ली अभिषेक नेगी ने। कैसे उन्होंने इसे कामयाबी हासिल की, आइए जानते हैं। फसलें जब सीधे खेत से आपकी रसोई तक पहुंचती हैं तो उसमें जरूरी पोषण मौजूद होता है।
लेकिन जब वही फसलें बाजार में कई पड़ाव पार करके आपके पास आती हैं, तो धीरे धीरे उनमें छुपा पोषण कम होने लगता है और आपके शरीर को जितने पोषक तत्व मिलने चाहिए, आप उनसे वंचित रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ अंडों के साथ भी होता है। दुकानों में मिलने वाले अंडे कितने दिन पुराने हैं, इसकी जानकारी ना तो अंडों पर अंकित होती है और ना ही दुकानदार को सटीक जानकारी होती है। ऐसे में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, सेलेनियम, फ्लोराइड, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे पोषक तत्वों से भरा अंडा आपके स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल सकता है। तो क्या किया जाए, कैसे समस्या से बचा जाए? इसी विषय पर दिल्ली के अभिषेक नेगी ने विचार किया और समाधान के तौर पर अपना स्टार्टअप शुरू किया। कैसे आया उन्हें ये विचार और क्या खास है उनके इस स्टार्टअप में? तमाम विषयों पर चर्चा की हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने। अभिषेक नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अदांक जी, मेरे को यहाँ पे हमारे से इंटरव्यू लेने के लिए। अभिषेक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक युवा होने के नाते आईटी एक बहुत अच्छी संस्थान है, वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर जाकर के जॉब करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपने स्टार्टअप ही क्यों चुना और स्टार्टअप चुन करके आपने भारत में ही क्यों काम करना शुरू किया? अतंग जी, मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे फादर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। सो बचपन से मैंने देखा है देश के लिए सर्विस मैंने अपने फैमिली में देखी है। दूसरा, आईटी खड़गपुर का मोटो ही है डेडिकेटेड टू सर्विस ऑफ नेशन। सो इंजीनियरिंग के दिनों से ही मेरे को काफ़ी रुचि थी कि मैं कुछ बड़े प्रॉब्लम पे काम करूं और कुछ देश की प्रॉब्लम पे काम करूं ताकि एक लार्ज इम्पैक्ट हम इंडस्ट्री पे लाएं। तो आपने ऐसा कौन सा प्रॉब्लम चुना जिस पे आपने काम करना चाहा और वो प्रॉब्लम है क्या? अतंग जी, इंडिया में प्रोटीन डिफिशिएंसी की बहुत मेजर प्रॉब्लम है। हम एक सुपर पावर बनना चाहते हैं, बट जो हम खाना खाते हैं वो सेफ़ नहीं है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया में अंडे एक ऐसा पदार्थ है जिससे आपकी सारी प्रोटीन डिफिशिएंसी प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसमें सारे बैलेंस डाइट होती है, बट अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया में अंडे अवेलेबल हैं उनमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी आधी पाई जाती है, बिकॉज ये अंडे 10 दिन पुराने होते हैं। दूसरा, फीड में बहुत एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स और कंसनट्रेट्स का यूज़ होता है, जिसकी वजह से जो हम अंडे खा रहे हैं कि हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, हमें आधा मिल रहा है। और दूसरा, लॉन्ग टर्म में हमें हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म में हमें कैंसर हो रहा है। सो ये प्रॉब्लम हमने देखी और हमें लगा कि हम इसके बारे में कुछ एक टेक्नोलॉजी के वे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिससे लार्ज इम्पैक्ट आएगा। और अगर भारतीय लोग हेल्दी रहें और न्यूट्रिशियस रहें तभी देश आगे बढ़ सकता है। सशक्त भारत के लिए सशक्त युवा, सशक्त बच्चे, तो ये आपने बड़ा अच्छा सोचा है। और इस पर आपने क्या क्या काम किया अभी तक और आगे क्या करना चाहते हैं? अतंग जी, हमारा पूरा मोटो एकोस में है कि हम परफेक्ट न्यूट्रिशन लोगों तक पहुंचाएं। परफेक्ट न्यूट्रिशन का मतलब है कि अंडे की जो क्वालिटी है राइट फ्रॉम प्रोडक्शन की फीड परफेक्ट रहे, हर्बल रहे, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं होनी चाहिए, स्टेरॉइड्स नहीं होनी चाहिए, केमिकल्स नहीं होने चाहिए। फार्मर्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें हम फार्मिंग के लिए, तो हम वहाँ पे आईओटी और टेक सॉल्यूशंस फार्म में लगाते हैं ताकि उनको उनकी फार्मिंग अपग्रेड हो और उनको टेक्नोलॉजी और प्रेडिक्टिव एनालिसिस से हेल्प मिले। और तीसरा, हम फार्मर्स को बेटर इनकम देते हैं ताकि वो और फार्मिंग करें, अपनी बेटर इनकम को री-इन्वेस्ट करें, उनको देख के और ज़्यादा फार्मर्स इस इंडस्ट्री में आएँ और अंडे की फार्मिंग बढ़े। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोकलाइज्ड फार्मिंग करते हैं। हम अपने अंडे दूर लॉन्ग डिस्टेंसेस में नहीं भेजते हैं। दिल्ली में जैसे एग्जांपल, या फिर हम बेंगलोर में हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो लोकलाइज्ड प्रोडक्शन होता है और लोकलाइज्ड कंजम्पशन होता है। वी आर वोकल फॉर लोकल। सो अंडे वहाँ से आके हम लोग कंज्यूमर्स तक 24 घंटे के अंदर में कंज्यूमर्स तक पहुँचाते हैं, जिससे अंडे की क्वालिटी रिटेन रहती है, जिसमें सारी बायो अवेलेबिलिटी, प्रोटीन, न्यूट्रिशन इंटैक्ट रहता है और वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो कंज्यूमर्स को भी बेटर एक्सपीरियंस आता है। अंडे हमारे स्मेल नहीं करते हैं। जब आप उनसे कुछ ऑमलेट बनाते हैं या फिर ब्राउनी बनाते हैं, बहुत अच्छी टेस्ट की बनती है और टेस्ट बेटर आता है और उनको हेल्थ के बूस्टिंग में भी मदद मिलती है। ऐसे अंडे प्राप्त करने के लिए आप किसानों को किस तरह से सुविधाएं प्राप्त कराते हैं और उन्हें किस तरह के ट्रेनिंग या कुछ और भी देते हैं? अतंग जी, किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमने सीखी, क्योंकि जब हमने एगो स्टार्ट किया था हम 2 से 3 साल खुद फार्मर्स रहे। हम लोग ने फार्मिंग करके ही पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में जाना है। सो जो प्रॉब्लम हम भी फेस करते थे और जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है सही पैसा सही समय पे।
मार्केट में जिस तरह से अभी सेल होती है, और अंडा इतनी बड़ी कमोडिटी है आज की डेट में कि मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, और दूसरा इतनी अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है कि कोई ऑर्गेनाइज चैनल नहीं है, उनको पैसा कैश में मिलेगा, उधार पे उनको देना पड़ता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी सही पैसा सही टाइम पे। तो हम फार्मर्स की सबसे पहली मदद जो हमारे मॉडल में होता है, हम आपको प्रीमियम पे करेंगे और रोज़ आपसे अंडे उठाएंगे, रोज़ आपके सीधे बैंक अकाउंट तक पैसा पहुंचाएंगे, ताकि आप आगे अपने फीड का पेमेंट, डॉक्टर का पेमेंट टाइम पे कर सकें। दूसरा है, उनको एडवाइजरी चाहिए होती है। किसी भी इकोसिस्टम में सही नॉलेज का वेटेरियन डॉक्टर ढूंढना, सही फीड इंग्रेडिएंट ढूंढना या फिर सही इक्विपमेंट ढूंढना, एक फार्मर की इतनी नॉलेज का बेस नहीं होता कि वो ये सब चीज़ों पे काम कर सके। इसलिए हम फार्मर्स को सही फीड फॉर्मुलेशन देते हैं, फीड इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ केसेस में सप्लाई भी हम करते हैं, और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वेटेरियन डॉक्टर विजिट्स देते हैं। हमारे टीम मेंबर कांस्टेंट टच में रहते हैं फार्मर्स के साथ, ताकि कोई भी इशू अगर उनको है हम उनको सॉल्व करें। अगर हमारे फार्मर्स सक्सेसफुल रहते हैं तो हमारा ये मानना है कि अंडे की क्वालिटी भी बेटर होगी, बिकॉज वो अपने काम पे और ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएंगे बिना किसी टेंशन के। और अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो कंज्यूमर्स का भी रिस्पांस बेटर होगा, जो हमारी कंपनी को आगे ले जाएगा। तो अगर फार्मर खुश है तो कंपनी खुश है, कंपनी खुश है तो कंज्यूमर के ऊपर फोकस है और कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट मिल रही है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि फार्मर और कंज्यूमर के बीच में आपका किस तरह का मैनेजमेंट है कि मैंने चीज़ें सही समय तक पहुँचे और फार्मर को उचित वो मिल जाए, उनका मानदंड। अतंग जी, हम लोग एक कंसेप्ट पे ऑपरेट करते हैं, चिकन टू प्लेट विद इन 24 आवर्स। मतलब मुर्गी से लेके आपके खाने तक हम लोग 24 घंटों में अंडे पहुंचाते हैं, जिससे मदद ये मिलती है कि कंज्यूमर्स को बेटर क्वालिटी मिल रही है। साथ ही में हम कंज्यूमर्स को एक एंड टू एंड ट्रेसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कल की डेट में अगर कोई कंज्यूमर जानना चाहे कि ये अंडा किस फार्म से आया है, वो फार्मर कौन है, वो मुर्गी कौन सी थी, किस कंडीशन में उस मुर्गी को रखा गया था, कैसे कैसे कंडीशन में अंडा ट्रांसपोर्ट हुआ है, क्या क्या प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ हुई बीच में, हम एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स के साथ शेयर करते हैं, जिससे उनको भी एक फार्मर के साथ टच बने रहे। तो आप लोगों ने सरकार से और क्या क्या बेनिफिट लिया है ताकि आप जो इस वो काम को कर रहे हैं, स्टार्टअप को, इसमें आपको करने में सुविधा मिली हो? जी, हमें भारत सरकार से काफ़ी मदद मिली है और काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। हमारे कंपनी में नाबार्ड भी एक मेजर शेयर होल्डर हैं, उन्होंने हमारा पिछला फंडिंग राउंड लीड किया था। तो इसमें सरकार का डायरेक्ट स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग इन्वॉल्व है, जिसमें नाबार्ड ने हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किया। दूसरा, सरकार इतने सालों से और बहुत सालों से वाया सब्सिडीज़, प्रमोशन स्कीम्स के थ्रू अंडे की प्रोडक्शन और अंडे का कंजम्पशन प्रमोट कर रही है। कोरोना की जब फर्स्ट वेव आई थी तो मार्केट में अफवाह फैल गई थी कि अगर आप मुर्गी खाते हैं, अंडा खाते हैं तो आपको कोरोना हो जाएगा। सरकार ने अगले ही दिन से कदम उठाया कि नहीं, हम प्रमोट करें। जितने भी बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, ऑफिसर्स हैं, सब ने ये प्रमोशन किया कि नहीं, अंडा खाने से आपका न्यूट्रिशन इंप्रूव होगा, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। अगर आप अंडा खाएंगे तो आपको कोरोना होने की आशंका और कम होती है, चांसेस और कम होते हैं। तो इससे हमें बहुत हेल्प मिली, बिकॉज उसके बाद हमने देखा है कि अंडे की कंजम्पशन इंडिया में और तेज़ी से बढ़ी है। ऑलमोस्ट अभी हम देख रहे हैं कि डबल कंजम्पशन हो गया है 2 सालों में। और हमें अभी ये दिख रहा है कि क्योंकि अब लोगों को समझ में आया है कि अंडे खाने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और ओवरऑल लाइफ में एनर्जी लेवल हाई रहता है, तो लोग अब अंडा और ज़्यादा खा रहे हैं। जो पहले कम खाते थे वो अब ज़्यादा खा रहे हैं और कंजम्पशन। आपने सही कहा, ये कोविड काल जो है ना, एक बहुत ही बुरा काल रहा है हमारे भारतीयों के, क्या पूरा विश्व के लिए। तो ये कोविड को देखते हुए आपने जो स्टार्टअप लाया, इस पे किस तरह का सहायता होगा कि ये पोस्ट कोविड या किसी और तरह का जो महामारी आए तो उसमें आप लोग सर्वाइव कर पाएंगे? इसमें क्या सोच आपने बना रखा? अरंग जी, कोविड टाइम सबके लिए मुश्किल था, हमारे लिए भी मुश्किल था। हम एक बहुत छोटी स्टार्टअप थे उस टाइम पे, बट हमें मदद ये मिली कि उस टाइम पे हमने देखा कि जनरल ट्रेंड इस तरफ बढ़ रहा है कि अब कंज्यूमर्स सेफ़ और क्रेडिबल खाना खाना चाहते थे। हर चीज़ में हाइजीनिक, सेफ्टी और क्रेडिबिलिटी उनको चाहिए थी। साथ में न्यूट्रिशन एक मेन गेम बन चुका था। सो उस टाइम पे हमने डिसाइड किया कि हम हमारा ब्रांड लॉन्च करते हैं, जिसमें हम मशीन प्रोसेस्ड अंडे लोगों तक पहुंचाएंगे। मशीन क्लीन, यूवी सैनिटाइज और प्रॉपर्ली ग्रेडेड हम लोगों तक पहुंचाएंगे, तो लोगों की नीड्स पूरी होंगी। इससे मदद हमें ये मिली है कि 1.5 साल
अभी जो हमें हो रहा है, हमारा ब्रांड लॉन्च किए हुए एगोज़ आज की डेट में इंडिया का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग एक ब्रांड बन चुका है। हम लोग अभी 12 शहरों में अवेलेबल हैं, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता जैसे महानगरों में भी हम अवेलेबल हैं और फास्ट पेस में पैन इंडिया ग्रोथ के तरफ जा रहे हैं। हमारा बस ये बोलना है कि एगोज़ के बिहाफ में कि लोग ज़्यादा अंडे खाएँ, अंडों को अपना डेली डाइट का पार्ट बनाएं, बिकॉज अंडा इज़ परफेक्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम नेचर। इसमें सारे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये मोस्ट बैलेंस डाइट है, एक्सेप्ट विटामिन सी जो आप किसी और सोर्स से ले सकते हैं। अगर आप 2 अंडे रोज़ खाते हैं, 4 अंडे रोज़ खाते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करेगा, विटामिन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी को सॉल्व करेगा और आप अपने काम में या फिर अपने इंटरेस्ट एरिया में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये थे अभिषेक नेगी की कामयाबी की कहानी, जिसमें आपने जाना कि ना सिर्फ वो खुद ये कार्य कर रहे हैं बल्कि अन्य युवाओं को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें जोड़ भी रहे हैं। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। गाँव किसान के एक नए एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।